संविधान के पिछले क्लास में हम जो है भाग 11 केंद्र और राज्य संबंध के बारे में चर्चा कर रहे थे। केंद्र व राज्य संबंध, ठीक है। भाग 11 केंद्र और राज्य संबंध के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर 263 तक है। 245 से 263 तक है और इसमें हमने कुछ अनुच्छेदों पर चर्चा कर लिया था। जैसे अनुच्छेद नंबर 245, अनुच्छेद नंबर 245 ये बताता है, अनुच्छेद नंबर 245 ये बताता है कि केंद्र के लिए संसद और राज्य के लिए विधानमंडल जो कानून बनाएगा उसका विस्तार कहाँ तक होगा, है ना। तो ये जो है अनुच्छेद नंबर 245 जो है ये कानून के विस्तार को बताता है, ठीक है, कि केंद्र के द्वारा बनाया गया, केंद्र के लिए जो संसद के द्वारा बनाया गया कानून है वो पूरे भारत देश के लिए, और राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून उस राज्य के पूरे क्षेत्र के लिए लागू होता है। ये विस्तार को बताया गया था। अनुच्छेद नंबर 246 जो है विषय वस्तु को बताता है कि केंद्र के लिए संसद किस वस्तु पर और राज्य के लिए विधानमंडल जो है किस वस्तु पर, या दोनों जो है किन किन वस्तुओं पर जो है कानून बना सकता है, ये अनुच्छेद नंबर 246 हमको बताता है। अनुच्छेद नंबर 247 जो है अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के बारे में बताया गया। 247 जो है अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के बारे में बताया गया। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 248, अनुच्छेद नंबर 248 में हमने देखा कि जो विषय वस्तु का वर्णन जो है अनुच्छेद नंबर 46 में नहीं है, है ना, उनके लिए कानून कौन बनाएगा, और उसको कहा जाएगा अवशिष्ट शक्ति। उसको क्या कहा जाएगा, अवशिष्ट शक्ति। तो उसके लिए कानून जो है संसद बनाएगा। ये हमको अनुच्छेद नंबर 248 में बताया गया। अनुच्छेद नंबर 249 में बताया गया कि राष्ट्रहित के लिए, है ना, बताई गई थी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो अनुच्छेद नंबर 249 में यह कहा गया कि राष्ट्रहित में जो के विषयों पर कानून बना सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 250 में हमने देखा था कि आपातकाल के समय जो है संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ये हमने पिछले क्लास में देखा था। इसके अलावा इन दोनों पर हमने चर्चा किया। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 251 में कहा गया कि 49 और 250, 249 और 250 के तहत राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। लेकिन अगर विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून में विरोधाभास होता है तो अनुच्छेद नंबर 251 के तहत किसका, संसद का कानून मान्य होगा। अगर 249 और 250 के तहत संसद कानून बनाता है तो संसद का कानून मान्य होगा यदि विधानमंडल के कानून के क्या होता है, विरोधाभास होता है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 252, अनुच्छेद नंबर 252 में यह कहा गया कि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को है, राज्य को है। लेकिन यदि 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र से यानी कि संसद से दरख्वास्त करे, विनती करे, निवेदन करे कि वो राज्य सूची के इस विषय पर कानून बना के दे, तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाकर उन दोनों राज्यों को देगा और उस कानून को वो दोनों राज्य या 2 से अधिक राज्य जिन्होंने मांग किया है, इसके अलावा अन्य राज्य भी उस कानून को लागू कर सकते हैं। ऐसा हमको अनुच्छेद नंबर 252 में पता चला था। यहाँ तक हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 253 की। अनुच्छेद नंबर 253 है कि अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अंतरराष्ट्रीय करार जो है वो केंद्र सरकार करता है, केंद्र करता है, राज्य नहीं करता। कौन करता है, केंद्र करता है। अब मान लो ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है यही जाके संधि समझौता करते हैं दूसरे राज्यों में, तो किसी राज्य में, है ना, अमेरिका के साथ जाकर संधि कर लिया हमारे प्रधानमंत्री ने कि उड़ीसा में जो है एक फैक्ट्री लगाया जाएगा अमेरिकी कंपनी का। अब ये संधि हो गया। अब जो फैक्ट्री लगना है राज्य की जिस भूमि पर लगना है, तो भूमि किसका है, राज्य का अधिकार है। इस स्थिति में अब वो राज्य वाला अगर क्या कर दिया जाए कि मैं नहीं लगाने दूंगा कंपनी, ऐसा करके वो अड़ गया, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, देश की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संधि कर लिया है। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद नंबर 53 में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों के शर्तों को पूरा करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय जो संधि समझौता होगा उसको पूरा करने के लिए संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। यानी अंतरराष्ट्रीय करारों के लिए संसद जो है
बना सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे हैं अनुच्छेद नंबर 249 के तहत राष्ट्रीय हित में, अनुच्छेद नंबर 250 के तहत आपातकाल के दौरान जो है संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। उसी तरह अनुच्छेद नंबर 253 के तहत अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौतों के शर्तों को पूरा करने के लिए भी संसद राज्य सूची के विषयों पर क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। क्लियर है, चलिए ये हो गया अनुच्छेद नंबर 253। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 254। अनुच्छेद नंबर 254 ये कहता है कि संसद द्वारा बनाई गई कानून और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई कानून में विरोधाभास या असंगति हो, है ना, विरोधाभास या असंगति हो है, केंद्रीय सूची है, उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को है और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। ठीक, यहां हमने अनुच्छेद नंबर 251 में यह देखा कि अनुच्छेद नंबर 249 और 250 के तहत यदि संसद कानून बनाता है तो किसका कानून मान्य होगा, संसद का मान्य होगा, अगर वो राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के विरोधाभास में हो। ये केवल किसको बताया गया, 249 और 250 के तहत। अनुच्छेद नंबर 254 ये बताता है कि यदि संवर्ती सूची में विषय है, उसके लिए कानून केंद्र सरकार भी बना सकता है और राज्य सरकार भी बना सकता है। अगर उस परिस्थिति में संसद और विधानमंडल कानून में असंगति आती है तो संसद का कानून क्या होगा, मान्य होगा। संसद का कानून क्या होगा, प्रभावी होगा, मान्य होगा। परंतु यदि विधानमंडल ने जो कानून है वो राष्ट्रपति की अनुमति से बनाए हैं, किसकी अनुमति से बनाए हैं, राष्ट्रपति की अनुमति से बनाए हैं, तो विधानमंडल का कानून क्या होगा, मान्य होगा। क्लियर है, ध्यान से सुनेंगे। यदि कोई भी विषय पर कानून संसद बनाता है और राज्य का विधानमंडल बनाता है, क्लियर है, दोनों बना सकते हैं। किसी भी विषय पर कानून जो है संसद बना सकते हैं, विधानमंडल बना सकता है, जो संवर्ती सूची के विषय है उन पर। तो संसद का कानून क्या होगा, मान्य होगा, विधानमंडल का कानून समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि विधानमंडल ने वो कानून जो है राष्ट्रपति की अनुमति से बनाया है तो विधानमंडल का कानून क्या होगा, प्रभावी रहेगा। ये हमको बताता है अनुच्छेद नंबर 254। क्लियर है, अनुच्छेद नंबर 254। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद नंबर 255 की। अनुच्छेद नंबर 255 ये कहता है कि जो सिफारिश और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना, यानी ये स्पष्ट, ये जो है आपका संवैधानिक भाषा है, इसको स्पष्ट सिंपल भाषा में समझते हैं। देखो, कोई भी कानून जब बनता है, चाहे संसद में हो चाहे विधानमंडल में हो, संसद में कानून बनता है तो राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है और विधानमंडल में कानून बनता है तो राज्यपाल की अनुमति ली जाती है। यदि बिना अनुमति के भी कानून बनता है और बाद में अनुमति लिया जाता है तो भी वो कानून मान्य होगा। ऐसा अनुच्छेद नंबर कौन बोलता है, 255, है ना। अनुच्छेद नंबर 255 यही बोलता है कि यदि बिना अनुमति के या बनने के बाद अनुमति लिया जाता है तो भी वो क्या होगा, मान्य होगा। तो अनुमति जो है वो पहले भी लिया जा सकता है, बनने के पहले और बनने के बाद भी लिया जा सकता है, स्थिति में वो क्या होगा, मान्य होगा। ऐसा हमको अनुच्छेद नंबर कौन बताता है, 255 बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 256 का। अनुच्छेद नंबर 256 ये कहता है कि कुछ दशाओं में राज्यों और संघ की बाध्यता, राज्य की और संघ की बाध्यता, राज्य की और संघ की बाध्यता, संघ की बाध्यता। अनुच्छेद नंबर 256 जो है राज्य की और संघ की क्या बताता है, बाध्यता बताता है। ठीक, इसमें यह कहा गया है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा, है ना, कि संघ की कार्यपालिका में कोई भी संसद द्वारा बनाए गए कोई भी कानून का उल्लंघन ना हो, है ना। जैसे राज्य कोई काम कर रहा है तो उसको हर काम इस तरह से करना पड़ेगा कि संघ के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का उल्लंघन ना हो। संघ के द्वारा या केंद्र के द्वारा बनाए गए सारे कानून का उसको क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, मान लो एक जंगल है, अब जो है इस पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि लगाए हैं, केंद्र ने ये कानून बनाए हैं कि जंगल से हमको किसी भी प्रकार के पेड़ की कटाई नहीं करनी है। अब राज्य इस जंगल से एक सड़क बना रहे हैं तो राज्य को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सड़क को बनाते समय किसी भी पेड़
की कटाई ना की जाए। ऐसा अनुच्छेद नंबर 256 कहता है कि राज्य अपनी कार्यपालिका का प्रयोग इस तरह से करेगा कि केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून का वो क्या करते रहे, पालन करते रहे, और यदि ऐसा ना होता है, ऐसा ना हो तो संघ जो है वो राज्य को क्या कर सकता है, निर्देशित कर सकता है कि वो निर्देशित कर सकता है कि भारत सरकार है ना, भारत सरकार जो है राज्य को निर्देशित कर सकता है कि वो अपने कार्यपालिका का प्रयोग किस तरह से करे। क्लियर है? तो अगर समय पड़ता है, आवश्यकता पड़ता है, तो केंद्र सरकार या भारत सरकार जो है वो राज्यों को इस बारे में निर्देशित कर सकता है कि आप जो है केंद्र के बनाए गए कानून का क्या करो, पालन करो। ये हमको अनुच्छेद नंबर 256 बताता है। बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 200। अनुच्छेद संघ का नियंत्रण, है ना, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, संघ का नियंत्रण, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। देखो अनुच्छेद नंबर 256 के तहत राज्य को निर्देश दे सकता है कौन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। लेकिन कुछ दशाएं ऐसे हैं जिसमें राज्यों पर सीधा कौन नियंत्रित करता है, केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। जैसे प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति में किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना हो। जैसे ये आपका एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर ऐसा रेलवे बिछा हुआ है, ये क्षेत्र पर रेलवे बिछा हुआ है। ये रेलवे किसका है, केंद्र सरकार का। रेलवे किसका है, केंद्र सरकार का है। अब राज्य सरकार चाहता है कि मैं यहाँ से सड़क बनाऊं, राज्य सरकार चाहता है कि मैं यहाँ से क्या बनाऊं, सड़क बनाऊं। तो ऐसा नहीं है कि भैया ये रेलवे पटरी मेरे आ रहा है, इसको तुम हटा दो और मैं यहाँ से क्या बनाऊंगा, सड़क बनाऊं। ऐसे बाधा हो गया। भाई ये जो है किसकी कार्यपालिका है, रेलवे, केंद्र की, और ये सड़क किसका है, राज्य का। तो बाधा उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 257 में, कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति पर कोई भी जो है बाधा उत्पन्न ना हो, है ना। तो रेलवे जो है वो, रेलवे जो है, डाकघर जो है, ये किसकी कार्यपालिका में आता है, केंद्र की कार्यपालिका में आता है। तो जो केंद्र की कार्यपालिका है उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न किए हुए राज्य को अपने कार्यपालिका का संचालन करना है। यह अनुच्छेद नंबर कौन बताता है, 257 बताता है। और इसी 257 के तहत जितनी भी केंद्रीय संपत्ति है, जैसे रेल हो गया, डाकघर हो गया, इन सब के रक्षा करने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य की होती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि डाकघर जो कि किसकी संपत्ति है, केंद्र की संपत्ति है, लेकिन उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उस राज्य के पुलिस की होती है। आप रेलवे में देखे होंगे कि रेलवे में जिस राज्य से रेल गुजरता है उस राज्य का पुलिस जो है उस रेल के डिब्बे में रहता है। ठीक है, तो इस तरह हम अनुच्छेद नंबर 257 से समझते हैं कि केंद्र की सारी संपत्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य की होती है। बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 258 का। अनुच्छेद नंबर 258, कुछ दशाओं में केंद्रीय शक्ति राज्य को सौंपी जा सकती है ना। शक्ति जो है वो राज्य को क्या कर सकते हैं, सौंप सकते हैं, राज्य को सौंप सकते हैं। किसके तहत, अनुच्छेद नंबर 258 के तहत कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 258 में। इसको बेस्ट उदाहरण से समझते हैं। देखो संसद का, विधायक का चुनाव होता है, संसद और विधानसभा का क्या होता है, चुनाव होता है। तो चुनाव कौन कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन कराता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन आप देखे होंगे कि राज्यों में जिलों में जो निर्वाचन अधिकारी होता है वो कौन होता है, कलेक्टर होता है। और निर्वाचन कराने कौन जाता है, उस राज्य के शिक्षक लोग जो हैं निर्वाचन कराने जाते हैं। तो देखो शक्ति निर्वाचन करने की किसके पास है, केंद्र के पास है। लेकिन केंद्र ये शक्ति किसको दे देता है, राज्यों के कर्मचारियों को दे देता है ना। तो इसी तरह और भी कई ऐसे शक्ति हैं जिसको लगे राष्ट्रपति को कि केंद्र की शक्ति जो है राज्य सरकार की सहमति से जो है उसके अधिकारियों और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में शामिल विषयों को किसको सौंप सकता है, राज्य को सौंप सकता है। कौन, राष्ट्रपति। किसके तहत, अनुच्छेद नंबर 258 के तहत। तो राष्ट्रपति जो है संघ की या केंद्र की शक्ति या विषय जो है वो राज्य को सौंप सकता है। जैसे चुनाव के दौरान जो है केंद्र का चुनाव कराने की शक्ति होती है, लेकिन वो किसको सौंप दिया जाता है, शक्ति पूरा राज्य के कर्मचारी अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। तो ऐसा और भी विषयों में किया जा सकता है। किसके तहत, अनुच्छेद नंबर 258 के तहत। क्लियर है। बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 259 का। अनुच्छेद नंबर 259 अभी वर्तमान में निश्चित है।
ये जो है रियासतों के लिए था, लेकिन इसको 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 से ये अनुच्छेद नंबर 259 जो है वो क्या है, निर्शित है। अनुच्छेद नंबर 259 क्या है, निर्शित है। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 261। अनुच्छेद नंबर 261 जो है वो बताता है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार या न्यायालय के द्वारा जो भी विधायी कार्य, न्यायिक कार्य होंगे, जो भी सार्वजनिक कार्य होंगे, वो सब कैसे होंगे, अभिलिखित होंगे, यानी कि उनको रिकॉर्डेड रखा जाएगा, है ना। तो संघ या प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाएं, है ना, सार्वजनिक क्रियाएं, चाहे वो विधिक क्रिया हो चाहे न्यायिक क्रिया हो, वो सब का सब कैसे होंगे, रिकॉर्डेड होंगे, लिखित रूप में होंगे। ऐसा अनुच्छेद नंबर कौन बताता है, 261 बताता है। क्लियर है। अनुच्छेद नंबर 262, अनुच्छेद नंबर 262 जो है वो नदियों के बारे में बताया गया है। नदी विवाद, नदी विवाद, अंतर्राज्यीय नदी विवाद, नदी दोनों पर जो जल संबंधी विवाद होता है उसका न्याय निर्णय जो है किसके तहत किया जाएगा, अनुच्छेद नंबर 262 के तहत किया जाएगा। इसमें यह लिखा गया है कि जब दो या दो राज्यों के बीच नदी या जलाशयों के जल संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संसद उसके लिए क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। तो नदी विवाद पर कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है। और साथ ही संसद इन विवादों से जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको दूर रखता है। सर्वोच्च न्यायालय उसको क्या रखता है, दूर रखता है। यानी नदी संबंधी जो विवाद दो राज्यों में होता है उसका निर्णय न्यायालय में नहीं होता है, उसका निर्णय जो है संसद जो है कानून बनाकर करता है। और इसके लिए संसद ने 1956 में नदी बोर्ड अधिनियम क्या बना लिया है, नदी बोर्ड अधिनियम, नदी बोर्ड अधिनियम, नदी बोर्ड अधिनियम 1956। तो जल अंतर्राज्यीय जल विवाद को मिटाने के लिए संसद ने कौन सा कानून बनाया है, नदी, है ना, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, इन दो कानूनों के तहत जो है नदी विवाद को समाप्त किया जाता है। और अगर नदी के संबंध में या जल के संबंध में दो राज्यों के बीच विवाद है तो अनुच्छेद नंबर 262 के तहत उसके लिए कानून कौन बनाएगा, संसद। और दो कानून बनाए हैं, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। क्लियर है। अब लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 263। अनुच्छेद नंबर 263, अनुच्छेद नंबर 263 के तहत ये लिखा गया है अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। देखो भारत में बहुत सारे राज्य सदस्य बनाने के लिए अनुच्छेद नंबर 263 के तहत राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। ऐसा अनुच्छेद नंबर 263 में लिखा हुआ है। इस अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है पदेन प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होता है, पदेन प्रधानमंत्री। ठीक है। और सदस्य के रूप में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और 6 कैबिनेट मंत्री, जिसको कौन चुनेगा, प्रधानमंत्री चुनेगा। 6 कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री चुनेगा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जो हैं इस अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं, जिसका गठन जो है राष्ट्रपति करता है। और इसका गठन किया गया था पहली बार 18 मई 1990 को। कब किया गया था, 18 मई 1990 को किया गया था, जब प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। 18 मई 1990 को पहला अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था, जिसका बैठक जो है, पहला बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुआ था। पहला बैठक जो है 10 अक्टूबर 1990 को हुआ था। ठीक है। ये है अनुच्छेद नंबर 263 के तहत कौन सा, अंतर्राज्यीय परिषद। क्लियर है। तो इस तरह केंद्र और राज्य में आपस में संबंध बनाने के लिए और किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए और भाग 11 में अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर 263 तक विभिन्न प्रकार के नियमों और अनुच्छेदों के तहत केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने का कोशिश किया गया है। क्लियर है। तो ये है आपका संविधान का भाग 11 केंद्र और राज्य संबंध। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाग 12, है ना। लेकिन आज नहीं, अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।